उत्तर प्रदेश का जीके के बारे में जो बताऊंगा पहले टॉपिक से स्टार्ट करने वाला हूं। और यहाँ पर आपको देखिए सामने आपको जो लिखा हुआ सारा प्रेडिक्शन के रूप में आपके सामने उपस्थित रहेगा। आपको आसानी रहे, टाइम भी कम लगेगा, आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपको मैं क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आपकी यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम्स हो या आपका कोई अदर्स एग्जाम्स हो, तो सारे में आपके लिए, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम्स हो कोई भी, चाहे आपका स्टेट का एग्जाम्स हो, ठीक है, या उत्तर प्रदेश स्टेट्स का एग्जाम्स हो, सभी के लिए आपका टॉपिक महत्वपूर्ण है। और यहाँ में आपको सारी ये आपकी लगभग 16 से 17 क्लासें हैं जो मैं आपको पूरा यूपी जीके इसमें आपका कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पर जितने भी आपके यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके लगभग 16 से 17 चैप्टर्स हैं जो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, वैसे तो आपके 16 चैप्टर्स हैं लेकिन हम एक चैप्टर इसमें सारा जो कंबाइंड बच जाता है उसको मिलाकर 17 कर देते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात करूँगा मैं, आपके सामने प्रेजेंटेशन है उसके बाद ही यहाँ पर आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के इतिहास की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन रहा है। ठीक है, बहुत ही प्राचीन और आकर्षक रहा है। उत्तर वैदिक काल में इसे महर्षि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को। ठीक है, देखिए यहां पर आपके प्रांत भारद्वाज, गौतम, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि सहित कई यहाँ पर महान वैदिक युग के संतों के, यानी कि यहाँ पर ये संत यहाँ पर इन्होंने इस उत्तर प्रदेश को निखारा है। ठीक है, तो महान वैदिक युग के संतों ने, कौन से संत थे ये आपके? वैदिक युग के संत थे ये। ठीक है, आर्यों के कई पवित्र ग्रंथ भी यहीं पर लिखे गए हैं। ठीक है, जो आर्य थे, आर्यों के कई पवित्र ग्रंथ भी यहाँ पर आपके लिखे गए हैं। ठीक है, और आगे बात करूँ यहाँ पर रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्य जो हैं, दो महाभारत के क्या हैं आपके महान काव्य हैं जो उत्तर प्रदेश से ही आपके प्रभावित प्रतीत होते हैं। ठीक है, जो दो महान काव्य कौन से हैं आपके? रामायण और महाभारत, तो दोनों उत्तर प्रदेश से ये प्रभावित होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर यहाँ पे बात करूँ तो उत्तर प्रदेश को अपनी सामरिक भूमि के कारण प्राचीन काल में मध्य देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में मध्य देश के नाम से जाना जाता था। इसके स्थान के कारण की अगर बात करूं, अधिकांश आक्रमणकारियों ने अपने आक्रमणों के दौरान इसे पार कर लिया था। इसका इतिहास उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से लेकर पूर्वी राज्यों तक फैला था। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी राज्य तक फैला था। यहाँ लगभग उत्तरी भारत का इतिहास पर्याय है। ठीक है, यह लगभग आपका उत्तरी भारत के इतिहास का पर्याय है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करते चलना है, इन चीज़ को सबको। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं प्राचीन इतिहास के भाग की। तो पहले बात करेंगे प्राचीन इतिहास के भाग क्या क्या थे। तो यहाँ पर प्राचीन इतिहास की अगर बात की जाए, देखिए प्राचीन इतिहास में जो आपके आते हैं, अगर उसको हम यहाँ पर देखें तो आपका आता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, क्या आता है आपका? पहले नंबर पर आता है आपका प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद आता है आपका आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है आपका वैदिक काल। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो इन 3 भागों को हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर आपका आदि ऐतिहासिक काल, फिर आपका वैदिक काल। तो यहाँ पर पहले टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जिसे हम पाषाण काल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? हम पाषाण काल भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो पहला पॉइंट का क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पर, अगर उसकी बात करूँ, देखिए भारत में पुरापाषाण काल सभ्यताओं की खोज, यानी कि भारत में पुरापाषाण काल सभ्यताओं की खोज जो करी गई थी 1863 की है। ठीक है, भारत में पुरापाषाण काल सभ्यताओं की खोज
1863 की है, जबकि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को पलवरम तमिलनाडु से एक एकाल्प प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें आपका, उत्तर प्रदेश पुरापाषाण सभ्यता के पुरा, मध्य और नवपाषाण साक्ष्य इलाहाबाद में बेलन घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी और चंदौली की चकिया जैसे स्थानों से मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना है। उसके बाद आगे बात करें तीसरे नंबर पर, यहाँ पर बेलन नदी घाटी की खोज और उत्खनन का निर्देशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा ने किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, बेलन घाटी के लोहंडा नाला क्षेत्र नामक स्थल पर पत्थर के औजारों के साथ अस्थि निर्मित देवी माँ की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, तो इस सभ्यता के जो उपकरण थे प्राय वो सभी उपकरण क्वार्टराइज पत्थरों के बने थे। ठीक है, जो सभी उपकरण थे वो आपके क्वार्टराइज पत्थरों के बने हुए थे। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं, इन स्थानों के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि, कृषि और गृह निर्माण का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इनके साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इन्हें अग्नि, कृषि और गृह निर्माण का ज्ञान नहीं था, जबकि यहाँ पर कुछ मात्रा में पशुपालन के ज्ञात होने के साक्ष्य मिले हैं। किस चीज़ के मिले हैं? आपके पशुपालन ज्ञात होने के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें सराय नहर, तो सराय नहर से 15 कब्रें मिली हैं, जिनमें मृतक का सिर पश्चिम की ओर है। ठीक है, इनमें जो कब्रें मिली थी इसमें मृतक का सिर पश्चिम की ओर था। ठीक है, किधर था? पश्चिम की ओर था। उसके बाद आगे बात करते हैं, संस्कृति के औजार पुरापाषाण काल की तुलना में सूक्ष्म, चिकने और सुंदर हैं। ठीक है, यानी कि इस संस्कृति के जो औजार थे पुरापाषाण काल की तुलना में सूक्ष्म, चिकने और सुंदर हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए मेजा तहसील इलाहाबाद, ठीक है, जो मेजा तहसील है इलाहाबाद के चौपानी मांडो स्थल से झोपड़ियाँ और मिट्टी के बर्तनों के खंडर की खोज की गई है। ठीक है, कहाँ से? आपके मेजा तहसील इलाहाबाद के चौपानी मांडो स्थल से झोपड़ियाँ और मिट्टी के बर्तन के खंडर की खोजे गए थे वहाँ से। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर बात करें महादिया स्थल, देखिए महादिया स्थल की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो महादिया स्थल से औजारों के साथ साथ गर्त, चूल्हे, अस्थि और सींग, आभूषण के प्रमाण मिले थे। कहाँ से? महादिया स्थल से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें। इसलिए यह स्पष्ट है कि पुरापाषाण काल की तुलना में इस काल के मानव अल्प कृषि और पशुपालन, मृतक की अंत्योष्टि तथा आग पर भोजन पकाने से परिचित थे। ठीक है, तो यहाँ पर तो स्पष्ट हो गया कि पुरापाषाण काल की तुलना में इस काल के मानव क्या थे? अल्प कृषि और पशुपालन, मृतक की अंत्योष्टि और आपके आग पर भोजन पकाने से परिचित थे। तो इस चीज़ से ये तो निश्चित हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में नवपाषाण सभ्यता के साक्ष्य आपके जो मिले हैं वो आपके इलाहाबाद, बेलन घाटी में, कोल्डविहा, मगहड़ा और आपके पंचो स्थल मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़ आदि जिलों से मिले हैं। ठीक है, काय के नवपाषाण सभ्यता के साक्ष्य है। उसके बाद आगे बात करते हैं, देखिए इस वास्ते यह भी स्पष्ट होता है कि नवपाषाण आपकी संस्कृति जो थी पूर्ववर्ती संस्कृति की तुलना में अधिक विकसित थी। ठीक है, यानी कि पूर्ववर्ती संस्कृति की तुलना में अधिक विकसित थी। इस काल के मानव खेती, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन बनाने और पेंटिंग करने, आवास बनाने, जानवरों की खाल से कपड़े बनाने आदि गतिविधियों से परिचित थे। तो ये भी आपका निश्चित हो जाता है कि यहाँ पर मानव खेती, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन बनाने, उस पर पेंटिंग करने, आवास बनाने, जानवरों की खाल से कपड़े बनाने आदि गतिविधियों से भी परिचित थे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल की अगर बात करूँ यहाँ पर, देखिए आदि ऐतिहासिक काल में आता है आपका, देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक आपके, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन सारे बनेंगे वो आपको सारे कवर कराऊंगा मैं आपके।
ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण युग सभ्यता के साक्ष्य जो मिले हैं वो आपके मेरठ और सहारनपुर के स्थल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से हुए हैं? मेरठ और आपके सहारनपुर के स्थल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इस सभ्यता के साक्ष्य आलमगीरपुर मेरठ, ठीक है, कहाँ से मिले हैं? आदि ऐतिहासिक काल के आलमगीरपुर मेरठ, वड़गांव, हुलास, सहारनपुर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद खोजों के अनुसार यहाँ पर अगर बात की जाए तो बुलंदशहर के भटपुरा व मानपुरा स्थल, मुजफ्फरनगर और कैराना क्षेत्र के मंडी गांव में भी इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल के। उसके बाद यानी कि उपरोक्त स्थलों के अतिरिक्त आपके कानपुर, उन्नाव, मिर्जापुर, मथुरा आदि जिलों से भी कुछ तांबे की वस्तुएं मिली हैं जो उत्तर सेंधव सभ्यता से संबंधित थी। ठीक है, तो ये भी आपको देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इसमें आपके कवर होते रहेंगे, इसको नोट करते चलें। उसके बाद आलमगीरपुर में उत्तरी सेंधव के लोग कपास की खेती करते थे। ठीक है, काय की खेती करते थे? कपास की खेती करते थे। इस सभ्यता के लोग शहरों के बजाय गांवों में निवास करते थे। कहां पर निवास करते थे? गांवों में निवास करते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आलमगीरपुर की अगर बात की जाए तो ये आलमगीरपुर का हो गया। उसके बाद यहां पर बात करते हैं वैदिक काल की। देखिए यहां पर अगर वैदिक काल की मैं बात करूं, वैदिक काल, तो वैदिक काल देखिए भारत का इतिहास जो रहा है वो आर्य जाति का ही एक प्रकार का इतिहास है। ठीक है, किसका? भारत का इतिहास आर्य जाति का ही एक प्रकार का इतिहास है। वैदिक सभ्यता की विकास यात्रा जो लगभग आपकी 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 750 ईस्वी पूर्व तक हुई है। ठीक है, कहाँ तक मानी गई है? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 750 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं विकास यात्रा सिंधु नदी क्षेत्र पाकिस्तान से बंगाल भारत तक चली गई है। ठीक है, ये जो विकास की यात्रा है इसकी सिंधु नदी क्षेत्र पाकिस्तान से बंगाल भारत तक चली गई है। उसके बाद वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र जो है वो आपका मध्य देश यानी कि उत्तर प्रदेश था। तो यानी कि संस्कृति का मुख्य केंद्र की अगर बात की जाए तो वो आपका उत्तर प्रदेश था, जो सरस्वती से गंगा के दोआब तक फैला था। तो सरस्वती से गंगा के दोआब तक जो आपका फैला हुआ था। उसके बाद पांचालों का विस्तार बरेली, ठीक है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जैसे क्षेत्रों तक, और इसकी राजधानी जो थी वो कामपल्य थी। पांचालों का जो विस्तार है आपका बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जैसे क्षेत्रों तक फैला था, और इसकी जो राजधानी थी वो कामपल्य थी। ठीक है, उसके बाद कुरु पांचाल क्षेत्रों में भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि महान संतों के तपस्वी थे। तो ये यहाँ पर कुरु पांचाल क्षेत्रों में भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि महान संतों के तपस्वी थे। इस काल में 4 प्रकार की मिट्टी के बर्तनों, ठीक है, गहरे लाल, काले रंग, भूरे और लाल मिट्टी के बर्तन से पूरे उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इस काल के 4 मिट्टी के बर्तनों में पूरे उत्तर प्रदेश में केवल लाल मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। तो मिट्टी के बर्तन कौन कौन से होते थे? गहरे लाल, काले रंग के, भूरे और लाल मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस काल की और बात करूं तो इस काल का इतिहास ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिता यानी कि सामवेद, यजुर्वेद और आपका अर्थवेद, ब्राह्मणों, आरण्यों और आपका उपनिषदों से ज्ञात होता है, जिनका समय जो माना गया है वो आपका 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेदिक में आपके कुरु के नए राज्य पांचाल, काशी, कौशल वैदिक संस्कृति के प्रमुख केंद्रों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं कुरुपंची लोगों की वैदिक संस्कृति सर्वश्रेष्ठ प्रदि के रूप में चुना गया था। संस्कृत से उत्कृष्ट वक्ता के रूप में उन्हें बहुत सम्मान मिला था।
ठीक है, संस्कृत के उत्कृष्ट वक्ता के रूप में उन्हें बहुत सम्मान मिला था। इनके माध्यम से विद्यालय एवं संस्थाओं का संचालन प्रशंसनीय था। ठीक है, उनके राजाओं का जीवन राजाओं के एक आदर्श था। ठीक है, अन्य राजाओं के लिए एक आदर्श था। और उनके ब्राह्मण की उसकी धर्म परायणता और विद्वता के लिए पूजनीय था। तो इस चीज का भी यहाँ पर नोट कर लेना है। ये भी क्वेश्चन में देखिए, उपनिषद में पांचाल परिषद का उल्लेख दिया गया है, यानी कि उपनिषद में पांचाल परिषद का उल्लेख दिया गया है। अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर कुरु पांचाल के विद्वानों को विदेह के राजा ने भेंट दी थी। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर कुरु पांचाल के विद्वानों को विदेह के राजा ने भेंट दी थी। तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन ये भी पूछता है, तो ये भी बन जाएगा। उसके बाद स्वयं एक महान विचारक पांचाल राजा प्रवाहन जयवली की शिवालिक दालव्य श्वेतकेतु और उनकी चाची उदालक अरुणी जैसे ब्राह्मण विद्वानों द्वारा प्रशंसा की गई थी। ठीक है, काशी के अजातशत्रु एक अन्य महान दार्शनिक राजा थे। जो काशी के अजातशत्रु थे वो एक महान दार्शनिक राजा थे, जिनके प्रभुत्व को तृप्ति वाल्मीकि गार्ग्य और अन्य जैसे ब्राह्मण विद्वानों ने मान्यता दी थी। उसके बाद आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महाजनपद की। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो महाजनपद थे वो क्या क्या थे उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, महाजनपद और महाजनपद की राजधानी, महाजनपद का आधुनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं काशी की। तो काशी की जो महाजनपद की राजधानी थी वो काशी थी, और उसका महाजनपद का जो आधुनिक नाम है वो आपका बनारस है। ठीक है, क्या आपका बनारस है इसका आधुनिक नाम। उसके बाद बस की बात करें तो बस की जो राजधानी थी महाजनपद की वो आपकी कौशाम्बी थी, और इसका जो आधुनिक नाम है आपका वो इलाहाबाद है। ठीक है, क्या है, इलाहाबाद है। उसके बाद कौशल का, तो कौशल की जो राजधानी थी वो आपकी श्रावस्ती थी, और इसका जो इसका महाजनपद का जो आधुनिक स्थान था वो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश था। ठीक है, महाजनपद का आधुनिक स्थान जो था वो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश था। ठीक है, उसके बाद सोलन की बात आती है तो सोलन की जो राजधानी थी वो आपकी मथुरा थी। इसका जो आधुनिक स्थान था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। उसके बाद पांचाल की बात करें तो पांचाल की जो राजधानी थी वो आहिस्त्र और कामपल्य थी। ठीक है, आज आहिस्त्र और आपकी कामपल्य थी, और इसका जो आधुनिक स्थान था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। उसके बाद कुरु की बात की जाए तो कुरु की राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ थी। इसका जो आधुनिक स्थान था महाजनपद का मेरठ और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा था। ठीक है, उसके बाद चेदी की अगर बात करें तो चेदी की जो राजधानी थी वो सोथीवती थी, और इसका जो आधुनिक स्थान था वो आपका बांदा था। उसके बाद मल्ल की बात करें तो मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा। ठीक है, मल्ल महाजनपद की जो राजधानी थी कुशीनारा थी, और इसका जो आधुनिक महाजनपद का आधुनिक स्थान था वो देवरिया और उत्तर प्रदेश था। तो ये आपके महाजनपद की सूची थी और उनके आधुनिक स्थान के बारे में जानकारी थी। तो अब आगे बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य धर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपके जो जैन धर्म की अगर बात करूँ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य धर्म। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के तत्कालीन उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। मथुरा उत्तर भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्रों में से एक था। जो मथुरा था हमारा उत्तर भारत के जैन धर्म के प्रमुख 2 केंद्रों में से एक था। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र था। तो कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र था। यहाँ इस धर्म से जुड़े कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु गणराज्य के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन थे, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। ठीक है, उनकी मां राम
ग्राम के कोलिया गणराज्य की पुत्री थी। ठीक है, उनकी माँ रामग्राम के कोलिया गणराज्य की पुत्री थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, जो पहला अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। इस घटना चक्र को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, इस घटना चक्र को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं धर्मोपदेश, वो श्रावस्ती की राजधानी में दिया था। ठीक है, तो श्रावस्ती की राजधानी में दिया था। बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहा जाता है क्योंकि महात्मा बुद्ध के सन्यासी जीवन का अधिकांश समय यहीं व्यतीत हुआ है। ठीक है, उसके बाद राज्य में मथुरा के शोंक की खुदाई के दौरान एक कुषाण मंदिर की खोज करी गई जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मथुरा के शोंक खुदाई के दौरान यहाँ पर एक कुषाण मंदिर की खोज करी गई जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। उसके बाद आगे बात करते हैं मगध साम्राज्य के उदय की। यहाँ पर जो मगध साम्राज्य का उदय हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सभी महाजनपद लगातार लड़ते रहते थे। जो जितने भी महाजनपद थे वो लगातार लड़ते रहते थे। कौशल ने काशी पर अधिकार कर लिया। कौशल ने काशी पर अधिकार कर लिया और अवंती ने वत्स पर के राज्य पर अधिकार कर लिया। कौशल और अवंती एक एक करके मगध के अधीन हो गए। तो सारे किसके अधीन हो गए? एक कोसी और अवंती मगध के अधीन हो गए। पूरे क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली बन गए। पूरे क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली बन गए। मगध ने क्रमश हरियंका, शिशुनाग और नंद वंशों पर शासन किया। ठीक है, मगध पे जो शासन किया है हरियंका, शिशुनाग और नंद वंशों का शासन रहा है। ठीक है, नंद वंश साम्राज्य पंजाब, संभवतः बंगाल को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में फैला था। तो नंद वंश साम्राज्य आपका संभवतः ऐसा माना जाता है बंगाल को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। उसके बाद बात करते हैं मौर्य राजवंश की। तो मौर्य राजवंश के देखिए, मौर्य राजवंश के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। सारनाथ के धर्मराज स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। तो सारनाथ के धर्मराज स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, मेरठ स्तंभ शिलालेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में बनाया गया था। तो मेरठ का स्तंभ शिलालेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में बनाया गया था और कौशाम्बी का स्तंभ शिलालेख अकबर द्वारा प्रयागराज किले में बनाया गया था। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना, कौशाम्बी का शिलालेख अकबर द्वारा प्रयागराज के किले में बनाया गया था। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर सारनाथ की अगर बात करूँ, ये सारनाथ का स्तूप है आपका। तो सारनाथ का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप। तो ये है आपका, देखिए यहाँ पर अगर आगे बात करूँ, चुनार के बलुआ पत्थरों से अशोक के पत्थर की कलाकृतियाँ और शिलालेख बनाए गए थे। ठीक है, चुनार के बलुआ पत्थर से अशोक के पत्थर की कलाकृतियाँ और शिलालेख बनाए गए थे। राज्य में अयोध्या शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के गवर्नर धनदेव एक शिलालेख से पता चलता है कि वह ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने पतंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, तो किससे पता चलता है? तो ये आपका राज्य में अयोध्या से शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के गवर्नर धनदेव ने एक शिलालेख से पता लगाया था। ठीक है, कि ब्राह्मण धर्म के अनुयायी और उन्होंने पतंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसके बाद इसमें आता है आपका शक राजवंश। शक राजवंश की बात करूं तो शक मुख्य मध्य एशिया की एक बर्बर खानाबदोश जनजाति थी। शकों ने भारत में यवनों के आधिपत्य को समाप्त कर दिया और एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसके ईसा के 60 वर्ष पूरे होने तक इन लोगों ने मथुरा में अपना छतप स्थापित कर लिया। पहला संदिग्ध राजा माउज था। ठीक है, जो पहला संदिग्ध राजा माना जाता है वो आपका माउज था, जिसकी मृत्यु लगभग 58 वर्ष पहले
हुई थी। उसके बाद शकों के बाद पार्थियन लोगों ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और राजा के बाद पहली शताब्दी की शुरुआत तक इन लोगों ने शकों को हराना शुरू कर दिया। ठीक है। शकों के बाद आपका कुषाण राजवंश। देखिए, कुषाण राजवंश की बात करूं तो कुषाण राजवंश की स्थापना कुजुल खंडफिसेस ने की थी। तो कुषाण राजवंश की स्थापना कुजुल खंडफिसेस ने की थी। उनके पुत्र उत्तराधिकार बिंब खंडफिसेस ने गंगा घाटी में प्रवेश किया। उनका उत्तराधिकारी कनिष्क प्रथम था। ठीक है, उनका उत्तराधिकारी कनिष्क प्रथम था, जो निसंदेह सभी कुषाण राजाओं में सर्वश्रेष्ठ था। तो कुषाण राजाओं में क्या था, ये सभी में सर्वश्रेष्ठ था। शोकत के राजा के साथ कनिष्क के युद्ध की कहानी चीनी और तिब्बती इतिहासकारों द्वारा संरक्षित की गई है। ठीक है। उनकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। राजधानी की अगर बात करूं तो पुरुषपुर पेशावर थी। उनके राज्य के अधीन गंधार, कश्मीर और सिंधु गंगा की घाटियां थी। ठीक है, तो राज्य के अधीन गंधार, कश्मीर और सिंधु की गंगा की घाटियां थी। ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आगे बात करते हैं गुप्त राजवंश की। देखिए, गुप्त राजवंश की अगर बात करूं तो गुप्त राजवंश में इस काल के अधिकांश पुरातात्विक स्थल आपके उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, कहाँ पर है, आपके उत्तर प्रदेश में है। गुप्त शासकों का प्रभुत्व मुख्य रूप से मध्य गंगा के मैदान पर था। राज्य से प्राप्त इलाहाबाद अभिलेखों में समुद्रगुप्त के पराक्रम और विजय का वर्णन मिलता है। गुप्त काल में सारनाथ और मथुरा उत्कृष्ट बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण किया गया था। उत्तर प्रदेश में निर्मित गुप्त स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण है कानपुर, गाजीपुर के भीतरी और झांसी के देवगढ़ में बने ईंट के मंदिर। ठीक है, तो आज के टॉपिक में मैंने आपको जो कवर कराया है, ये आपका पूरा इसमें कवर करा दिया उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। तो इसमें आगे मैं आपका कराऊंगा आधुनिक और मध्य इतिहास। तो तीनों टॉपिक जितना भी सिलेबस आपका कवर होगा वो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मिलेंगे, इसमें उत्तर प्रदेश के मध्य इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा और आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा। तो कल के टॉपिक में मिलेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप हमसे मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे कल, जब तक के लिए धन्यवाद।